रामू नाम के एक गरीब किसान के पास गाय थी। रामू को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। रामू सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय रामू को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे रामू के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी रामू से बोलती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जी मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं उतना तो ये हमें दूध नहीं देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो? देखिए, मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना भी बंद कर देगी ना पूजा, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और आंगन में बंधी हुई गाय रामू और पूजा की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है, मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू तो अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन पूजा को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रामू आगे पीछे होता तो पूजा उस गाय को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन पूजा खुद से बोलती है, मेरे पति तो इस गाय को घर से निकालेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है इस गाय के ऊपर। मुझे तो ये फूटी आंख नहीं सुहाती अपने घर के आंगन में। ये जाएगी तो कम से कम मैं कोई नई गाय या भैंस लेकर तो आ पाऊंगी, जो मुझे दूध देगी और फिर उसका दूध निकालकर मैं बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। रामू के गांव में ही रहने वाला राकेश नाम का एक आदमी था, जो रामू से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। दरअसल रामू एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि रामू गांव में किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब रामू की थी, और यही चीज राकेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि रामू की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो कहीं न कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब रामू घर पर नहीं होता है, तभी राकेश रामू के घर जाता है और पूजा से बोलता है, अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात यह है ना भाभी कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में आपकी गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं, बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा आपकी गाय का। बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे ना। मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको ये गाय नहीं दे सकती। रामू गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, रामू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। राकेश वहाँ से चला जाता है, पर राकेश की बातों से अब पूजा के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है, और वो जल्दी से जल्दी अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान रामू की गाय पूजा और राकेश की ये सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी रामू को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब रामू अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? अजी इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या पूजा? इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ओ न हो, मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बस बेकार ही सोच रहे हैं।
अरे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी, इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ न कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। बस बस अब बहुत हो गया, इतना भी ज्यादा प्यार मत जताओ अपनी गाय से। पूजा, ये बस गाय नहीं है, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुँचता है, जहाँ से वो जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक रामू से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी जानवरों की आंखों में खुद से भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। अरे तो क्या हो गया, कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ रामू का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये सब कुछ देखकर पूजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ऐसे ही एक दिन पूजा को राकेश का वही प्रस्ताव याद आ जाता है और पूजा राकेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। पूजा को देखकर राकेश बोलता है, लगता है भाभी जी आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी आई हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही भाई साहब, अब मुझे जल्दी से जल्दी उस गाय को अपने घर से निकालना है बस। तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करो, फिर हम उस गाय को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही राकेश पूजा को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम राकेश चुपके से पूजा को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद पूजा उस नींद की दवाई को रात को रामू को खाने में मिलाकर रामू को खाना खिला देती है। दवाई खाकर रामू एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को राकेश पूजा के घर आता है। पूजा बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर राकेश के हाथों में दे देती है, जिसके बाद राकेश पूजा को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब रामू उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को ना देखकर वो विचलित हो जाता है और पूजा से बोलता है, पूजा, मेरी गाय कहाँ है? जी मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ है, आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। हाँ, रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बंधी भी थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? अजी वो गाय है, इंसान थोड़े ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगी। यही कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। रामू गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। रामू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था, और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं इस हाल में होगी। देखिए आप इतना रोइए मत, हो सकता है कि वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए चली गई मौका मिलते ही। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी, आप रोना बंद कर दीजिए अब। अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसे राकेश द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ राकेश रामू की गाय पर एक नया रंग कर देता है, ताकि किसी को भी रामू की गाय पहचान में ना आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब रामू की गाय से ही मैं रामू को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का, अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं रामू के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। राकेश मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं रामू को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से रामू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और ऐसे ही एक दिन पूजा रामू से बोलती है, जी सुनिए,
अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस ले आते हैं ना, उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे हम। नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। रामू और पूजा ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का जमींदार आता है और रामू से बोलता है, अरे रामू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसा मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो रामू, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहां पर खेती करो और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। अजी 100 कर रहे हैं, हाँ कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलेगा। जी ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। क्यों? तुम्हारी गाय कहाँ चली गई? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं, बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते भी रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन रामू जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि जमींदार के बहुत सारे खेत थे और रामू खेती करने में बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से रामू को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था। रामू दिन रात एक करके खेतों पर मेहनत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन रामू जब जमींदार के खेतों पर काम कर रहा होता है, तब राकेश उसकी गाय को लेकर वहाँ पहुँचता है। लेकिन रामू रंग बदलने की वजह से अपनी गाय को पहचान नहीं पाता है और राकेश बोलता है, क्या बात है रामू, जमींदार जी के खेत खरीद लिए क्या तूने? अरे नहीं, बस मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है, खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। गांव के और भी लोग बहुत अच्छे हैं, पर जमींदार ने बस तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये तो जमींदार जी की इच्छा है, उनकी मर्जी, वो किससे काम करवाते हैं नहीं करवाते हैं। सब जानता हूँ मैं। इस खेती से होने वाला लाभ तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे देगा, लेकिन मैं तुम्हें ये सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। वैसे ये गाय किसकी है? अरे ये तो मेरी गाय है, 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, इसे देखकर मुझे अपनी गाय की याद आ गई। पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई है। उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये तो मेरी गाय है। अच्छा चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। राकेश वहाँ से चला जाता है और अब रामू को जमींदार के खेतों पर खेती करता देखकर राकेश को रामू से और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। राकेश खुद से बोलता है, नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्दी इस रामू का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये फसल तो मैं बर्बाद करके रहूंगा और फिर जमींदार रामू को काम से निकाल देंगे और बदले में सारा काम मुझे दे देंगे और मैं उसे खेती से बहुत सारा लाभ दूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। राकेश की ये सारी बातें गाय सुन रही होती है, जो अपने आप से बोलती है, कितना दुष्ट है ये राकेश। पहले ये मुझे रामू के घर से ले आया और अब रामू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोल बोल कर सबको बता देती कि राकेश की असलियत क्या है, पर मैं क्या करूं? मैं कैसे रामू की मदद करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता है और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है, यानी कि रामू द्वारा लगाई हुई फसल पककर तैयार हो जाती है और अब उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। जमींदार रामू द्वारा की हुई खेती को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और रामू को शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत अच्छी खेती की है तुमने इस बार, तो बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ अब मेरे बाकी के खेतों का काम भी तुम ही संभालो। तो वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। जी ठीक है साहब, जैसा आप चाहें।
इतना कहकर जमींदार वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश, जो कि छुपकर रामू और जमींदार की सारी बातें सुन रहा था, वो खुद से बोलता है, वक्त आ गया है, अब मैं रामू की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी रामू की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा। ये फसल तो आज रात में इतने बुरे तरीके से खराब कर दूंगा ना कि सुबह जब जमींदार इस खेत का ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा रामू पर निकाल देगा और फिर वो रामू को काम से भी निकाल देगा। और ऐसे में मैं वहां पर पहुंचूंगा और रामू के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात राकेश रामू की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है और उस गाय पर बैठकर फसल को रौंदने की कोशिश करता है, लेकिन रामू की गाय जमींदार के खेतों पर चलने को तैयार ही नहीं होती है। राकेश बार बार कोशिश करता है, लेकिन गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों पर चलने को तैयार नहीं होती। राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से रामू की गाय की पिटाई करना शुरू कर देता है। रामू की गाय पूरी तरीके से दर्द में कराहने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। राकेश गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते गाय रामू के घर पहुँच जाती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। तभी रामू और पूजा निकलकर घर से बाहर आते हैं और रामू गाय को देखकर बोलता है, अरे तुम तो राकेश की गाय हो ना, तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? गाय घर के भीतर आती है। जिस जगह रामू अपनी गाय को नहलाया करता था उस जगह जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था। गाय उसमें बैठ जाती है, जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। इसके बाद रामू एक के बाद एक बाल्टी भरकर उस गाय पर पानी डालता है और आखिरकार रामू को अपनी गाय की पहचान हो जाती है और वो उसे गले लगाकर बोलता है, अरे तुम तो मेरी गाय हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और तुम्हारा ये हाल किसने किया? गाय जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगती है। तभी रामू बोलता है, क्या बात है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई परेशानी में है? रामू की ये बात सुनकर गाय अपना सर हाँ करके हिलाने लगती है, जिसके बाद गाय रामू को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचती है, जहां पर राकेश हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाला था। तभी गाय जल्दी से भाग कर जाती है और राकेश पर वार करती है, जिससे राकेश के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है और रामू बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो राकेश? जानते भी हो कि फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गाय तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इसका काला रंग उतर कैसे गया? इसका मतलब कि मेरी गाय पर काला रंग तुमने किया था। इतने दिनों से तुम मेरी गाय को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच सच बताओ राकेश कि पूरी बात क्या है, वरना मैं अभी अभी जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जमींदार के डर से राकेश रामू को सारी बातें बता देता है, किस तरह उसने उसकी गाय को घर से निकाला और पूजा ने उसमें उसका पूरा साथ दिया। गुस्से में बौखलाया हुआ रामू राकेश और अपनी गाय के साथ घर पहुंचता है, जहां पूजा रामू का इंतजार कर रही होती है। रामू पूजा की गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है और उसे सारी बात बताता है और बोलता है, पूजा तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ये गाय मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है और तुमने मेरी संतान को चंद पैसों के लिए इस लालची आदमी को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बहक गई थी। अरे सीखो कुछ इस बेजुबान गाय से, ये कितनी वफादार है। न जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने राकेश के हाथों, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में राकेश का साथ नहीं दिया। और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस गाय ने कष्ट सहने के बाद भी मेरे साथ वफादारी की। बोलो, क्या अभी भी मेरा इस गाय से प्रेम करना गलत है? रामू की ये बात सुनकर पूजा का सर शर्म से झुक जाता है और राकेश भी वहाँ से चला जाता है।
और उस दिन के बाद फिर कभी भी रामू को या उसकी गाय को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। सारी घटना के बाद पूजा भी गाय की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाती है और अब रामू की तरह ही पूजा भी गाय को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगती है। आधी रात का समय था। अपने साड़ी के पल्ले में एक छोटी सी मिट्टी की गाय को छिपाए वृंदा चुपचाप चलती जा रही थी। पूर्णिमा की रात की वजह से चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वृंदा अपने कदमों की रफ्तार को धीरे धीरे और तेज करती जा रही थी। चलते चलते वृंदा एक आश्रम में पहुंच जाती है, जहां पर एक साधु बाबा हवन कुंड के आगे बैठकर तेज तेज मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं। वृंदा जल्दी से अपनी मिट्टी की गाय को हवन कुंड के एक तरफ रखती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आपने जैसा जैसा कहा था साधु बाबा, मैंने सब वैसा वैसा किया। अब इस मिट्टी की गाय का क्या करना है, आप ही मुझे बताएं। थोड़ा सा और धैर्य रखो। अब हम इस मिट्टी की गाय को अब एक चमत्कारी गाय में बदल देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। किसी गांव में वृंदा नाम की एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी महिला रहा करती थी। वृंदा के आगे पीछे उसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारी को खुद ही इधर उधर लोगों के घरों में कामकाज करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था। कभी उसे खाना मिल जाता तो कभी उसे भूखे ही सोना पड़ता था, पर इस बात की शिकायत वो कभी भी किसी से नहीं किया करती थी। हर सुबह की तरह आज भी सुबह वृंदा उठी और नहा धोकर उसने मंदिर में पाठ पूजा की, जिसके बाद वो अपने घर के छोटे मोटे कामों में लग गई। तभी उसके घर के दरवाजे पर कमला नाम की एक औरत आती है और आवाज लगाते हुए वृंदा से कहती है, अरे वृंदा काकी, कहाँ हैं आप? हाँ कमला बेटा, बोलो क्या काम है तुम्हें? अरे मैं ये कहने आई थी कि आज मेरे घर पर मेरी ननद के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो बहुत सारा काम है। अगर आप मेरे घर जाकर थोड़ा सा काम करवा दें तो बदले में मैं आपको 2 वक्त का खाना और थोड़े पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो आप समय से आ जाना। देरी हुई तो फिर खाना और पैसा दोनों ही नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं समय से आ जाऊंगी, चिंता मत करो। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और कुछ वक्त बाद वृंदा अपने घर का काम खत्म करके कमला के घर जाती है। कमला के घर खूब सारे मेहमान आए हुए थे। वृंदा सभी के लिए चाय, नाश्ता, खाना आदि जैसे सारे काम करती है। शाम को सभी मेहमान चले जाते हैं और कमला कुछ पैसे और थोड़ा सा खाना वृंदा को देते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारा 2 वक्त का खाना और ये पैसे। वैसे इतना अच्छा काम तो तुमने किया नहीं था काकी, पर कोई बात नहीं, रख लो, मैं समझूंगी कि मैंने किसी को दान दे दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे बारे में इतना भी सोचा, ये भी बहुत है। वृंदा खाना और पैसे लेकर घर पर आ जाती है। दरअसल इस बुढ़ापे में भी वृंदा को किसी के आगे हाथ फैलाकर खाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वृंदा को उसके बुढ़ापे में मेहनत करके अपने हाथों से कमा कर खाना बहुत पसंद था। इसलिए चाहे किसी के भी घर का काम हो या कोई अन्य काम हो, वृंदा हर काम को करने के लिए तैयार रहा करती थी। मेहनत करके कमाई हुई उस रोटी को वृंदा बड़े ही चाव से खाती है और अपना पेट भरकर सो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन वृंदा के हालातों में कोई सुधार नहीं आता है। तब बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, पर फिर भी बेचारी अपना पेट भरने के लिए हर दिन काम की तलाश करती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन वृंदा काम की तलाश में एक ठेले पर पहुंचती है और एक ठेले वाले से बोलती है, बेटा मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लो, मैं तुम्हारे ठेले पर ग्राहकों के जूठे बर्तन धो दिया करूँगी। बदले में तुम मुझे पैसा या कुछ खाना भी दे दोगे ना, तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। ठेले वाला वृंदा की बात सुनकर उसे काम देने से मना कर देता है। वृंदा उस ठेले वाले से लगातार प्रार्थना करती है, पर ठेले वाला उसे काम देने के लिए राजी ही नहीं होता। इस ठेले पर खड़ा एक मधुर नाम का लड़का वृंदा को गिड़गिड़ाते हुए देख रहा होता है। जैसे ही वृंदा वहाँ से जाने लगती है, तभी मधुर उसे रोकते हुए बोलता है, अम्मा रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप?
तुम कौन हो बेटा, और मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? जी, मेरा नाम मधुर है और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप काम की तलाश कर रही हैं। क्या करूं बेटा, इस बुढ़ापे में मेरे आगे पीछे मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लोगों के आगे हाथ फैलाकर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ। लेकिन इतनी उम्र में आपको कोई भी काम नहीं देगा अम्मा, ऐसे तो आप भूखे ही मर जाएंगी। बेटा, अगर किस्मत में भूखे मरना लिखा होगा तो फिर भूखी ही मर जाऊंगी। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है भला। आप चाहें तो मैं आपको काम दिलवा सकता हूँ जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको आपके हक की कमाई भी मिल जाएगी। हाँ बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। अरे ऐसा मत कहिए अम्मा, आपकी मदद करके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मधुर वृंदा को अपने साथ एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ ले जाता है, जहाँ पर मधुर भी काम किया करता था। दरअसल मधुर जमींदार के खेतों में खेती बाड़ी उगाने और फसल की रखवाली करने का कार्य किया करता था। मधुर जमींदार से कहकर वृंदा को भी अब अपने साथ खेतों में काम पर रख लेता है। अब वृंदा मधुर के साथ मिलकर खेतों में फसल और रखवाली का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन मधुर वृंदा से बोलता है, आपको पता है अम्मा, मेरे पास खुद का भी एक खेत है। तो बेटा, उसमें फसल क्यों नहीं करते हो? ऐसे किसी और के खेतों में फसल का कार्य क्यों कर रहे हो? दरअसल मेरे खेत की जमीन खेती करने लायक नहीं है अम्मा। मैंने कई बार उसमें खेती करने की कोशिश की, लेकिन न जाने मेरे खेत की जमीन में ऐसा क्या है जो फसल उगती ही नहीं। आसपास के सभी खेत बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी जमीन में कोई पौधा, यहाँ तक कि घास तक नहीं होती है। ऐसी बात है क्या? तुम मुझे एक बार अपने खेतों में लेकर चलो। वृंदा के कहने पर मधुर उसे अपने खेतों में ले जाता है। वृंदा खेत की मिट्टी को अपने हाथों में लेती है और बोलती है, लगता है बेटा, तुम्हारे खेत पर किसी ने काली विद्या का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए शायद इस पर कोई खेती नहीं हो पा रही है। पता नहीं अम्मा, मैं इन बातों को मानता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक बहुत अच्छे साधु बाबा को जानती हूँ। वो गांव के काफी दूर रहते हैं, हम उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। मैंने कहा तो अम्मा, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है। बेटा, ना मानने से क्या होता है? अगर भगवान है तो शैतान भी जरूर है। मुझे इस खेत से कोई लगाव भी नहीं है और जल्दी ही मैं इस खेत को बेचने वाला हूँ। अगर तुम्हें बेचना ही है तो ये खेत मुझे बेच दो, मैं इस पर खेती कर लूंगी। अरे आप अकेले इस खेत पे खेती कैसे करेंगी? और वैसे भी ये खेत किसी काम का नहीं है। मैंने जैसा कहा है तुम वैसा कर दो। खेती हो या ना हो वो मेरी जिम्मेदारी है, पर ये जमीन तुम किसी और को मत दो। ठीक है अम्मा, अब आप मेरी दादी की उम्र की हैं। आपसे पैसे लेते हुए मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ये खेत मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ। आज से ये खेत आपका हुआ। दिन गुजरते चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद मधुर को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो जमींदार के यहाँ से काम छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है। वृंदा का भी अब मधुर के बिना जमींदार के यहाँ काम में मन नहीं लगता और वो भी वहाँ से काम छोड़ देती है। इसके बाद वृंदा के दिमाग में मधुर के उस बंजर खेत का ख्याल आता है। वृंदा जल्दी से उस खेत में जाती है और वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करके एक कपड़े की पोटली में डाल लेती है, जिसके बाद वो चलते चलते गांव से काफी दूर एक साधु बाबा के आश्रम में पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वृंदा सबसे पहले साधु बाबा को प्रणाम करती है और साधु बाबा बोलते हैं, अरे बोलो, किस कार्य से आई हो? मेरे पास एक खेत है बाबा, लेकिन उसमें मैंने खेती करने की बहुत कोशिश करी पर खेती हो नहीं पा रही है। मैं अपने खेत की मिट्टी लेकर आई हूँ, आप ही देखकर बताइए कि आखिर मेरे खेत में क्या दिक्कत है।
इतना कहकर वृंदा मिट्टी की पोटली को साधु बाबा के हाथों में रख देती है। साधु बाबा पोटली में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र जाप करने लगते हैं। इसके बाद साधु बाबा तुरंत आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, इस मिट्टी पर काली विद्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस मिट्टी का ये हाल है। इस पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये मिट्टी कभी भी फल नहीं देगी। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? इस बुढ़ापे में मेरे पास बस इसी खेत का सहारा है। आप ही बताइए कैसे मैं इस काली विद्या का काट करूं? आने वाले पूर्णिमा की रात को तुम अपनी इसी बंजर मिट्टी की एक छोटी सी गाय बनाना। रात के समय जब पूर्णिमा के चांद का प्रकाश चारों ओर फैला होगा, तब तुम उस मिट्टी की गाय को सबकी नजरों से छुपाकर मेरे पास ले आना। उसके आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। इतना कहकर साधु बाबा वृंदा को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। वृंदा साधु बाबा के कहे अनुसार ठीक वैसा ही करती है। आने वाली पूर्णिमा की रात को वृंदा अपने बंजर खेत की मिट्टी से एक छोटी सी मिट्टी की गाय बनाती है और आधी रात का समय होता है। अपनी साड़ी के पल्ले में छोटी सी मिट्टी की गाय को छुपाए हुए वृंदा चुपचाप चलती जाती है। पूर्णिमा की रात की वजह से चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वृंदा अपने कदमों की रफ्तार को धीरे धीरे और तेज करती जाती है। चलते चलते वृंदा साधु बाबा के आश्रम में पहुंच जाती है, जहां पर साधु बाबा हवन कुंड के आगे बैठकर तेज तेज मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। वृंदा जल्दी से अपनी मिट्टी की गाय को हवन कुंड के एक तरफ रखती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आपने जैसा जैसा कहा साधु बाबा, मैंने सब वैसा वैसा किया। अब इस मिट्टी की गाय का क्या करना है, आप ही मुझे बताएं। थोड़ा सा और धैर्य रखो। हम इस मिट्टी की गाय को अब एक चमत्कारी गाय में बदल देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा आंखें बंद कर वृंदा को भगवान का ध्यान करने के लिए बोलते हैं। लगातार कई घंटे तक मंत्र का उच्चारण चलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है। साधु बाबा वृंदा को आंखें खोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही वृंदा आंखें खोलती है तो उसके द्वारा लाई हुई मिट्टी की वो छोटी सी गाय अब वहाँ पर नहीं थी, बल्कि हवन कुंड में थोड़ा दूरी पर एक बहुत ही सुंदर सी सफेद रंग की गाय खड़ी हुई थी, जिसके गले में सोने की घंटी लटक रही थी। तभी साधु बाबा बोलते हैं, ये लो, ये है एक चमत्कारी गाय। इस गाय को तुम अपने इस खेत में ले जाओ। जैसे जैसे इस गाय के कदम उस खेत की मिट्टी को छुएंगे, उस काली विद्या का काट अपने आप हो जाएगा और वो खेत बंजर से खुशहाल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। किंतु याद रहे, किसी को भी इस गाय के चमत्कार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये गाय उस इंसान की जान भी ले सकती है। लालच और छल से गाय पर कभी काबू नहीं पाया जा सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर वृंदा चमत्कारी गाय को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह से वृंदा चमत्कारी गाय की मदद से खेत में जुताई करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो गाय जुताई करके अपने कदम खेत की मिट्टी पर डालती है, वैसे वैसे ही बंजर मिट्टी एकदम बढ़िया मिट्टी में बदलने लग जाती है। सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत से आखिरकार खेत में जुताई का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद वृंदा मेहनत के साथ आगे की खेती का काम शुरू करती है। वृंदा खेत के साथ साथ उस चमत्कारी गाय का भी पूरा ध्यान रखती है। देखते ही देखते उस खेत में गेहूं की अच्छी खासी फसल लहलहाने लगती है। पहली फसल की कटाई के बाद वृंदा उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और उस फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए भी रख लेती है। एक लंबा वक्त गुजर जाता है और अब वृंदा के पास उस सारे खेतों में अपनी चमत्कारी गाय से ही खेती करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मधुर शहर से अपने गांव आता है, तभी वो वृंदा से मिलने के लिए आता है। अब वृंदा के हालात पहले से काफी ज्यादा बदल चुके थे। ये सब देखकर मधुर हैरान हो जाता है।
घर के बाहर चमत्कारी गाय मधुर को देख अपने गले की घंटी को तेज तेज बजाने लगती है। वृंदा बाहर आती है और मधुर को देखकर बोलती है, अरे मधुर बेटा, तुम यहाँ? हाँ अम्मा, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो बस इसीलिए चला आया गांव। आओ आओ, घर के अंदर चलो। अम्मा, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? आपका टूटा फूटा घर इतना अच्छा कैसे हो गया? इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आया? बस ईश्वर की देन है बेटा। और ये गाय, ये क्या आपकी है? हाँ, ये मेरी अपनी गाय है बेटा, मैंने खरीदा है इसे। अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब बाहर ही सारी बातें करते रहोगे या घर के अंदर भी चलोगे? वृंदा मधुर को अपने घर के अंदर ले आती है। बातों ही बातों में मधुर अपने उस खेत का जिक्र करता है। तभी वृंदा उसे बोलती है, अब तुम्हारा खेत पहले जैसा नहीं रहा बेटा। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था, अब तो वो और भी ज्यादा बेकार हो गया होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बेकार नहीं हुआ, बल्कि हरा भरा हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? वो खेत हरा भरा कैसे हो सकता है? बेटा, मैंने उस पर मेहनत की है और मेरी मेहनत से वो हरा भरा हो गया है। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। आओ, मैं तुम्हें खेत दिखाकर लाती हूँ। वृंदा मधुर को लेकर उस खेत की तरफ जाती है। अपने खेत में फसल लहलहाती देखकर मधुर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे खेत के साथ साथ वृंदा अपनी बाकी की ली हुई जमीनों के बारे में भी मधुर को सब बताती है। अपने खेत के इस अच्छी सी फसल को देखकर और अम्मा के पास इतना सारा धन देखकर अब मधुर के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे, इस अम्मा ने तो मेरे बंजर खेत में भी हरियाली ला दी। अब तो इस खेत से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। मुझे शहर में रहकर नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इस अम्मा ने कौन सा मुझे खेत का पैसा दिया था? अरे, मैंने अपनी खुशी से दी थी। अब मैं उनसे ये खेत वापस छीन लेता हूँ। ऐसे ही ये सब सोचते सोचते हुए मधुर वृंदा से बोलता है, अब से आपको इन खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं आपसे अपना खेत वापस ले रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये खेत तो तुमने मुझे दिया था ना, अब ये खेत तो मेरा है। अरे, तो आपने कौन सा इस खेत का मुझे मूल्य दिया था? मैंने अपनी खुशी से आपको ये दिया था और अब मैं अपनी खुशी से आपसे वापस मांग रहा हूँ। आपका इस पर कोई कानूनी हक थोड़ी ना है। ठीक है बेटा, अगर तुम इस खेत को वापस लेना चाहते हो तो ले लो। मेरे पास जो बाकी की जमीन है मैं उस पर खेती कर लूंगी। वृंदा बिना किसी लड़ाई झगड़े के मधुर को उसका खेत वापस दे देती है और अपने बाकी की जमीनों पर खेती का काम चालू रखती है। मधुर के खेत में जो खेती चमत्कारी गाय की वजह से हुई थी, उस फसल की कटाई के बाद मधुर को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब दोबारा वो उस जमीन पर खेती करने लगता है तो फिर से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा अपनी चमत्कारी गाय से जिन खेतों में कार्य कर रही थी, उसमें सामान्य फसल से ज्यादा जल्दी फसल उत्पन्न हो रही थी। ये सब कुछ देखकर मधुर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। एक दिन मधुर खुद से बोलता है, हो न हो अम्मा के पास कोई न कोई ऐसी ताकत जरूर है कि वो जिस जमीन को हाथ लगाती है उसी में खेती होना शुरू हो जाता है। मुझे अम्मा पर नजर रखकर उसकी ताकत के बारे में पता लगाना होगा। एक बार अगर मुझे उनका राज पता चल गया फिर तो मैं बहुत ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। इतना कहकर मधुर वृंदा पर नजर रखना शुरू कर देता है और इसी दौरान उसे वृंदा की चमत्कारी गाय का पता चल जाता है। एक रात जब वृंदा गहरी नींद में सोई हुई होती है, तभी मधुर चमत्कारी गाय को चुराने के इरादे से वृंदा के घर में चोरों की तरह दाखिल हो जाता है। वो आहिस्ता से खूंटी पर बनी हुई चमत्कारी गाय की रस्सी को खोलता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। धीरे धीरे मधुर उस गाय को लेकर अपने साथ घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चमत्कारी गाय अब एक बहुत ही बड़े गुस्सैल बैल में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसे देखकर मधुर के तो तोते ही उड़ जाते हैं। तभी वो बैल बोलता है, तुझे क्या लगा था कि तेरे जैसा लालची इंसान अपनी लालच को पूरा करने के लिए
वृंदा के घर से मुझे अपने साथ ले जाएगा और मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। देखो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वापस वहीं छोड़ता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे जैसे दुष्ट इंसान को कोई माफी नहीं मिलेगी। लालच के चलते तूने वृंदा से उसका खेत छीन लिया जिस पर उसने दिन रात मेहनत की। तेरे लिए तो वो जमीन बंजर थी ना, लेकिन उसे हरा भरा देखकर तूने उसे वृंदा से छीन लिया। सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। इतना कहकर वो बैल मधुर को उठाकर जोर जोर से पटकने लगता है। भागते भागते मधुर वापस से वृंदा के घर पहुंच जाता है। शोर की आवाज सुनकर वृंदा घर से बाहर आती है तो देखती है कि मधुर जख्मी हालत में घर के आंगन में गिरा हुआ है और हाथ जोड़कर बोलता है, अरे मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं आपकी चमत्कारी गाय को चोरी चुपके आपसे दूर ले जा रहा था, लेकिन आपकी ये चमत्कारी गाय तो इस गुस्सैल बैल में परिवर्तित हो गई और मुझे मारते मारते यहाँ तक लाई। मेरे मन में लालच आ गया था अम्मा, मैं भूल गया था कि जब मैं एक बार उस खेत को आपको दे दिया था तो वो हमेशा के लिए आपका हो गया था। मुझे उसे आपसे वापस नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। चमत्कारी गाय, इसे माफ कर दो, मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं है। वृंदा के इतना कहते ही वो गुस्सैल बैल वापस से चमत्कारी गाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वृंदा वापस से अपनी चमत्कारी गाय को खूंटे से बांध देती है। अगली सुबह मधुर फिर से शहर चला जाता है और जाकर अपना कार्य करने लग जाता है और हमेशा के लिए चमत्कारी गाय का राज एक राज ही बनकर रह जाता है।